This call is now being recorded. बीच बीच में पूछोगे ना तो टॉपिक भी कंप्लीट नहीं होगा। सुनो थोड़ा सा ध्यान लगा के। एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझ आ गया था? यस मैम। लेट आए हो आज। ठीक है चलो बढ़िया। मैम लास्ट में जो पढ़ाया था वो थोड़ा रिपीट कर दो। देखो ऐसे ही। हाँ लास्ट क्लास में हमने ये वाला टॉपिक देखा था बेसिकली कि कैसे डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, मल्टीपल स्टेप्स देखे थे ना ब्रीदिंग के। इस फर्स्ट स्टेप क्या था, हम एयर इनहेल कर रहे हैं। एयर इनहेल करने के बाद वो एल्वियोलाई में जाएगी। एल्वियोलाई में क्या होगा, फिर डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। ये देखा था लास्ट क्लास में, मल्टीपल स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक डिफ्यूजन हमने देखा था एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई, जहां पे क्या होगा, ब्लड और एल्वियोलाई में गैसेस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, CO2 ब्लड में जाएगी, ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी और CO2 एल्वियोलाई में जाएगी। इतना हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ब्लड उसको लेकर गया, किसको, गैसेस को ट्रेवल करा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। उसके बाद सेकंड लेवल ऑफ डिफ्यूजन कहाँ होगा, ब्लड और टिश्यूज के बीच, है ना। टिश्यूज में ऑक्सीजन, ब्लड और टिश्यूज के बीच में ऑक्सीजन किसमें जाए, CO2 यार क्या होगा ये, CO2 कहाँ जाएगी, ब्लड में जाएगी, और ऑक्सीजन कहाँ आएगी, टिश्यूज में आ जाएगी। दूसरी बात, तुमने थोड़ा सा वो देखा, पार्शियल प्रेशर मैंने बोला था कि याद कर लेना थोड़ा सा। कोई बात नहीं जूही, नो प्रॉब्लम। अब आज की क्लास सुनो ध्यान से, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है टॉपिक। ये पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई के लेवल पर, एक बार दोबारा बोल रही हूँ मैं, 104। अभी ध्यान रखना ये, क्योंकि ये आगे यूज होगा। एल्वियोलाई के लेवल पर कितना है ऑक्सीजन का, 104। ठीक है, और टिश्यू के लेवल पर क्या है, 40। ठीक है, ये दो बातें याद रखना। अब आगे देखते हैं क्या होता है। हमने ये कंसिडर करा है सिचुएशन कि ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में आ चुका है। ठीक है, कैसे आएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो एल्वियोलाई में हाई कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की। ठीक है, और जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यानी कि टिश्यूज से जो ब्लड एल्वियोलाई के पास आया, उसमें कितना है, सिर्फ 40 है। 104 से 40, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा, ऑक्सीजन विल डिफ्यूज। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन डिफ्यूज हुआ तो क्या हो गया, ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड हो गया। ठीक है, पहले कितना था, पार्शियल प्रेशर 40 था, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आई, पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, 95 हो गया। नाउ दिस ब्लड इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ जाएगा, टिश्यूज में जाएगा। ठीक है, अभी तो हमने बोल दिया ये जाएगा, लेकिन ये जाएगा कैसे, आज हम ये देखेंगे। ठीक है, सिर्फ बोल देने से थोड़ी चला जाएगा कि गया, कैसे जाएगा, क्या बना के जाएगा, कौन सा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो दोनों के केसेस वही, ऑक्सीजन के और CO2 के केसेस में डिफरेंट केसेस आर देयर। ठीक है, हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ब्लड में कैसे ट्रेवल करेंगी गैसेस। ठीक है, तो पहला मोड क्या है, ऑक्सीजन का है, एक देखना है हमें CO2 का। ऑक्सीजन जो ट्रेवल करेगा वो या तो करेगा डिसॉल्व्ड फॉर्म में, किसमें डिसॉल्व होगा, ब्लड के प्लाज्मा में। ठीक है, कितना, ओनली 3%। 3% ऑक्सीजन कैसे ट्रेवल करती है, डिसॉल्व फॉर्म में, ब्लड के प्लाज्मा में। ठीक है, जो मेजर पोर्शन ऑक्सीजन का ट्रेवल करता है वो ट्रेवल करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर। 97% जो ट्रेवल होता है ऑक्सीजन, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होगा। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाएंगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम CO2 के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये 3 तरीके से हो सकता है। एक तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन, एक कार्बामीना हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन CO2 से कंबाइन हो रहा है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा था, ऐसे ही यहाँ पे ये कंबाइन हो रहा है। इसको बोलते हैं कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, दूसरी बात, थर्ड क्या हो सकता है, एज अ बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो CO2 3 तरीके से ट्रेवल करता है, कार्बोनिक एसिड फॉर्म करके, या कार्बामीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म करके, या बाइकार्बोनेट्स
आयन की फॉर्म में। ठीक है, 3 तरीके हो गए, ऑक्सीजन 2 तरीके से ट्रेवल कर सकता है। अब आगे देखते हैं एक एक करके। तो ऑक्सीजन की पहले बात करते हैं। पहले हमने देखा डिसॉल्व्ड फॉर्म में, किसमें, ब्लड प्लाज्मा में। अब ब्लड में क्या है, ब्लड में एक पार्ट है प्लाज्मा और एक पार्ट है हमारा क्या, आरबीसीज। ठीक है, अगर प्लाज्मा की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है तो उसको बोलते हैं डिसॉल्व्ड फॉर्म में। कितना ट्रेवल, भी तो होते हैं ना हाँ जी, हम, डब्ल्यूबीसी भी तो होते हैं ना। सब होते हैं, सब होते हैं, लेकिन हम सिर्फ किसके रेफरेंस में बात करें, ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत होंगी। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि ब्लड में भी क्या क्या होता है, लेकिन हम यहाँ पे किससे, हमें किससे, भाई होने को तो बहुत सारी चीजें, लेकिन हमें किससे देखना है, हमारे लिए मैटर क्या करता है, सिर्फ आरबीसी मैटर करती है यहाँ पे। ठीक है, तो हम सिर्फ आरबीसी की बात करेंगे। सही है, तो कितना परसेंटेज आपके जो आएगा क्वेश्चन, वो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आते हैं कि कितना परसेंटेज ट्रेवल करेगा। तो डिसॉल्व फॉर्म में 3% ऑक्सीजन विल ट्रेवल। ठीक है, बाकी 97% विल ट्रेवल एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये परसेंटेज याद रखने हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे फॉर्म होगा, हमारे ब्लड में क्या है, आरबीसीज में क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। किस टाइप का प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटनरी, बताओ। टर्सरी। नहीं, क्वेश्चन क्या था। क्वार्टनरी। हीमोग्लोबिन प्रोटीन किस टाइप का है, क्वार्टनरी प्रोटीन है। उसमें क्या है, टर्शरी यूनिट्स कंबाइन होके क्वार्टनरी प्रोटीन को बनाती है। ठीक है, कितनी यूनिट्स होती है, 4 यूनिट्स होती है। जैसे कि ये बनाया मैंने नीचे, ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर होगा। आपके पास क्या होगी, हीमोग्लोबिन में टर्शरी प्रोटीन्स की 4 यूनिट कंबाइन होंगी, 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है, ऐसे 4 यूनिट होती है, ये आपस में कंबाइन रहेंगी। ठीक है, इन यूनिट्स में ये कंबाइन हो गई, मान लो चारों मिलके रहेंगी और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेंगी। इन्हीं में यूनिट्स में एक बीच में स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं हीम। हीम क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, कंपाउंड है, इसको बोलते हैं हीम यूनिट। इस हीम यूनिट में होता है आयरन। हीम यूनिट की फॉर्मेशन के लिए आयरन इज इंपॉर्टेंट, तभी बोलते हैं कि ब्लड के लिए आयरन जरूरी है। ठीक है, इसी हीम यूनिट से क्या होता है, ऑक्सीजन विल कंबाइन। तो 4 यूनिट्स में 4 हीम ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, उन 4 हीम ग्रुप से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन कैरी करेगा, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करेगा। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, बनता क्या है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो हम उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये कोई स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि इसने ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, बनाने के बाद ये ट्रेवल करेगा, लेकिन इसे ब्रेक भी तो होना है ना। ब्रेक होके दोबारा से ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में क्या होगा, डिसोसिएट होगा, और दोबारा से ये ऑक्सीजन तभी तो टिश्यूज के पास जाएगी। अगर ये मान लो स्टेबल प्रोडक्ट बन गया, ये रिवर्सिबल नहीं हुआ रिएक्शन, तो ये परमानेंट चिपका ही रहेगा इसके साथ। हमें क्या करना है, इसको अलग भी करना है, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट भी करना है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन क्या है, एक रिवर्सिबल मैनर में होती है। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको हमें डिसोसिएट भी करना है टिश्यूज के लेवल पर। ठीक है, तो टेक अवे पॉइंट क्या है आपका, पहले तो ये परसेंटेज याद रखनी है, कितना परसेंट कैसे ट्रेवल होता है। दूसरा आपको याद रखना है कि 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कैरी कर रहा है। ठीक है, सही है, बोलो यहां तक समझ आ गई इतनी बात। मैम फिर ऑक्सीजन के एटम पूछेगा तो 8 एटम्स होंगे। ऑक्सीजन में क्या होता है, O2 ही होगा ना। हाँ, ऑक्सीजन तो पूरा ही चलेगा, वो ऐसे ब्रेक नहीं होगा। सही है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है ना, तो वो 2 ऑक्सीजन के एटम मिलके बनाते हैं तो। हाँ, तो वो 2 मिलके बनाएंगे ना, है ना। चलो, अब देखो ये ग्राफ तुम्हारे इसमें दिया हुआ है बुक में, इसका क्या मतलब है। पहली बात तो इसको ग्राफ को बोलते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब यहाँ टर्म आ रही है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन से क्या मतलब है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बना है उसको हमें ब्रेक भी करना है, हीमोग्लोबिन यूनिट अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा।
जो ऑक्सीजन डिसोसिएट हुआ वो कहाँ चला जाएगा, वो टिश्यूज को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पे देखनी है। सबसे पहली बात इस ग्राफ को स्टडी कैसे करेंगे। एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पर है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। वाई एक्सिस पे क्या दिया है, वाई एक्सिस पे दिया है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। परसेंटेज सैचुरेशन का मतलब क्या है, यहाँ है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इधर है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि कितना परसेंटेज हीमोग्लोबिन का, कितना परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइंड है। ठीक है, समझ आइए बात। या हम इसको ये बोल सकते हैं कितने हीमोग्लोबिन में 100% हमारी बॉडी में जैसे हम मान के चल रहे हैं 100% हीमोग्लोबिन है, या एल्वियोलाई के पास जितना ब्लड गया उसमें से कितने हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन मिली। ठीक है, इसका मतलब ये सैचुरेशन क्या होता है, किसी चीज को फिल कर देना, तो कितने हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन इज फिल्ड। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब क्या बोल रहे हैं ये, पहली बात तो जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बनाया जाता है एक्स एक्सिस पर PO2 और वाई एक्सिस पे परसेंटेज सैचुरेशन, वो ग्राफ जो हमें मिलता है वो मिलता है सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड कर्व समझते हो सभी लोग, व्हाट इज सिग्मोइड कर्व, बोलो। नो मैम। अरे मुझे लगा पता हो मैम क्या होगा, बोलो बोलो। सिग्मोइड कर्व का शेप कैसा होता है, जो भी एस शेप्ड कर्व होते हैं ना, इसको देखो हल्का सा एस जैसा है ना, ये जो भी आपको सिग्मोइड वाले कर्व बहुत मिलेंगे आपको बायो में, जो भी थोड़ा ऐसा कर्व होगा ना दैट इज कॉल्ड सिग्मोइड शेप, एस से एस शेप्ड कर्व जो होते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात तो यही है कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन जो कर्व है उसका शेप क्या होता है, दैट इज एस शेप्ड और सिग्मोइड शेप। सही है, अब क्या देखना है हमें, अब हमें इस ग्राफ में देखना है जो ये इतना पोर्शन दिखा रहा है ना, इधर वाला पोर्शन देखो 60 से 100 तक का पोर्शन जो ये आपको दिखा रहा है, इतना पोर्शन, दिस इज बेसिकली ये आपको मैम कलर चेंज कर दो, ये दिख नहीं है। अभी करूंगी उसमें भी बताऊंगी, पहले यहाँ पे देख लो थोड़ा सा। बिल्कुल नहीं दिख रही, थोड़ी सी तो दिख नो रही, मैम, नहीं दिख हल्का Side हल्का दिख दिख रहा रहा है। है मैम थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा सा दिख हाँ रहा है ना, इसमें दिख रहा है मैम, ये ग्राफ पे नहीं दिख रहा है। ग्राफ पे नहीं दिख रहा है, मैं समझ गई, चलो अब दिख रहा होगा, मैं उसमें भी बताऊंगी। यस ये तो एक बार इस ग्राफ में ये कहना क्या चाह रहे हैं, इसमें ये बताना चाह रहे हैं जो 60 से 100 वाला पोर्शन है, ठीक है, उसमें ये बात कर रहे हैं एल्वियोलाई लेवल की। हमें क्या बात करनी है, ऑक्सीजन एल्वियोलाई और ऑक्सीजन और ब्लड, तीन चीजें हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहाँ मिल रही है, एल्वियोलाई लेवल पर मिल रही है, और टिश्यू लेवल पर क्या होती है, रिलीज हो जाती है। तो हम दोनों ही केसेस देखेंगे, ऑक्सीजन का रेफरेंस कहाँ से आएगा, एक तो एल्वियोलाई से और एक टिश्यू पे। ठीक है, तो ये 60 से 80 वाला जो पोर्शन है ये बात कर रहा है एल्वियोलाई लेवल की। ठीक है, और 40 से नीचे वाला जो बेसिक पोर्शन है, जो है जिसमें हम ये देखेंगे कि ग्राफ एकदम डीप क्यों जा रहा है, ये कह रहा है टिश्यू लेवल की बात। इसको ऐसे मान के चलो। ठीक है, अब आगे की देखते हैं। यहाँ पर पहली बात, जो ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है इसकी वैल्यू यहाँ पर होती है अप्रोक्सीमेटली 104 mm ऑफ Hg। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। अब ये तुम्हारी बुक में जो ग्राफ दिया है ना, ये बहुत ज्यादा ब्रॉड करके दे दिया है, इसको डीप नहीं दिखाया इन्होंने। इन्होंने क्या दिया देखो, 80 से 100 इतने ज्यादा इन्होंने वो लिया है, क्या बोलते हैं इनको, बीच में जो मार्जिन लेते हैं ना ग्राफ पे, कभी कभी क्या होते हैं हमें छोटे मार्जिन लेने होते हैं, हमें ज्यादा डीप वैल्यू जो दिखानी होती है, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा 20-20 का मार्जिन ले लिया है। ठीक है, तो इतने मार्जिन में ये समझ नहीं आएगा, स्केल, हाँ ठीक है, स्केल जो है बहुत वाइड स्केल लिया है इसमें। ये 100 जो यहाँ लिखा है ये क्या होना चाहिए, बेसिकली 104 जो PO2 होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है एल्वियोलाई के लेवल पर, 104 105। ठीक है, ध्यान आ रहा है, प्लस प्लस में हमने पढ़ा था। जो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 104 105 के आसपास होता है। कहने का मतलब ये है
कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इतना होगा तो हमारा कितना परसेंट हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड होगा ऑक्सीजन से? अप्रोक्सीमेटली 98%। यानी कि जो ब्लड था उसमें 98% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से फिल्ड होगा, या हम बोल सकते हैं 98% ऑक्सीजन उस ब्लड में प्रेजेंट होगी। समझ आई बात? और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। क्यों सही है? क्योंकि एल्वियोलाई के लेवल पर ब्लड जा ही क्यों रहा है? ब्लड एल्वियोलाई के पास क्यों जाता है? ऑक्सीजन लेने ही जाता है ना, उसे ऑक्सीजन फिल करने ही जाना पड़ता है, एक तरीके से जैसे पेट्रोल पंप टाइप का। ठीक है, ब्लड एल्वियोलाई पे जा क्यों रहा है? क्योंकि उसे ऑक्सीजन लेना है, एक तरीके से वो क्या है, स्टोर हाउस है। ठीक है, और वहां पे क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर जब इतना होता है तो वहां पर ऑलमोस्ट 98% जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से सेचुरेटेड होता है। यही तुम्हारे इस ग्राफ में दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पे देखो, इसमें देखो। अब यहाँ तुम कहोगे ये 100 पे आ रहा है, ये 100 पे नहीं आएगा। मैं दोबारा वही बात बोल रही हूँ कि स्केल बहुत ज्यादा हाई लिया इन्होंने। कभी भी 100% सेचुरेशन नहीं होता, 100% हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड नहीं होगा ऑक्सीजन से। किस पे होता है? जब एल्वियोलाई के लेवल पर होता है 104 और 105 की रेंज में पार्शियल प्रेशर, तो 98% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सेचुरेटेड होती है। इतनी बात समझ में आई? बोलो। यस मैम। मैम। ठीक है, अब इस ग्राफ को नीचे की तरफ जाओ, नीचे की तरफ हम चलते हैं। तो सिग्मोइड स्केल में क्या होता है, थोड़ा पोर्शन ये स्ट्रेट होता है। जो इन्होंने यहाँ पे कर्व दिखाया है, ये ऐसे कर्व भी नहीं होता। ये कैसा होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा पोर्शन स्ट्रेट होगा आपका ये। ठीक है, इस स्ट्रेट पोर्शन का मतलब ये है कि मान लो लंग्स में या एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज भी हो गया, मान लो 104 नहीं भी है, मान लो 90 है, 95 है, ऐसा कुछ है, तो उस केस में भी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, उतना ही सेचुरेटेड रहेगा। 97 हो गया, मान लो 95 हो गया। ठीक है, क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहीं ना कहीं पिक कर ही लेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ग्राफ यहाँ पर स्ट्रेट होगा। ठीक है, ऊपर सिग्मोइड कर्व जो होता है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही होता है ऐसे करके। तो यहाँ तक, जहां तक ये स्ट्रेट है वहां तक ये कहना चाह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पिक कर लेगा एल्वियोलाई के लेवल पर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट भी होगा, तब भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्या है, एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के लिए। जब एफिनिटी होगी तभी तो उसको लेगा ना वो। तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बनी हुई है, और वो 97 से 98% तक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सेचुरेटेड रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, मान लो अब हम बात करते हैं टिश्यू लेवल की। ठीक है, ये बीच में ट्रेवल कर रहा है, इसको मान के चलो। ठीक है, अब हम पहुंचे टिश्यू के लेवल पर। टिश्यू के लेवल पर पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 40 होता है। 40 का मतलब है, यहाँ पे देखो आप, शार्प डिक्रीज होता है, फिर इसमें कर्व में थोड़ा सा स्ट्रेट जाएगा, डाउनवर्ड स्ट्रेट सा जाएगा, फिर बाद में दोबारा से स्ट्रेट होगा। ठीक है, स्लैंट लाइन बनेगी, ऐसा कुछ। ये जो शार्प डिक्रीज यहाँ पर इन्होंने दिखाया है, इसका ये मतलब है कि जब ब्लड टिश्यू पे पहुंचेगा, टिश्यू के लेवल पर पहुंचेगा, तो वहां पे क्या है, वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अराउंड 40 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन, टिश्यूज क्या कर रहे हैं, टिश्यूज ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, है ना। यूज करेंगे तो वो क्या होगा, डेफिशिएंसी हो गई वहां पे, तो पार्शियल प्रेशर वहां पर कम है। अब क्या होगा, अगर हम इसको इधर से मैच करेंगे कि कितना परसेंट ब्लड सेचुरेटेड है, तो उस केस में ये हमें 70-75 के अराउंड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, मान लो 78 है, कुछ फिक्स भी है क्योंकि डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट भी हो सकता है, ये इतना हमें यहाँ पर मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, पहले जो ब्लड एल्वियोलाई से आया वो कितना था, वो था 98% सेचुरेटेड। ठीक है, जब वो टिश्यू के लेवल पर आया तो वो कितना परसेंट सेचुरेटेड था, मान लो 78% था। तो ये बीच का 20% क्या हुआ, 20% मतलब यहाँ पे 78% ही बचा। इसका मतलब 20% जो ऑक्सीजन थी वो डिसोसिएट हो गई, या हम बोले वो अनलोड हो गई। अनलोड होके क्या कर दी उसने, टिश्यूज को ट्रांसफर कर दी।
ठीक है। टिश्यूज के लेवल पर जब ब्लड पहुंचा तो कितना सेचुरेशन था, सिर्फ हमें मान लो 78% मिला, तो बाकी ऑक्सीजन कहाँ गई, बाकी ऑक्सीजन डिसोसिएट होके टिश्यूज को ट्रांसफर हो गई। कहने का ये मतलब है इनका। इतनी बात समझ में आई? इस ग्राफ से हमें ये पता, ठीक है, बोलो समझ आ गई यस बात? मैम। सही है। दूसरी बात देखो, अब जरूरी तो नहीं है कि टिश्यूज के लेवल पर पार्शियल प्रेशर 40 ही हो, ऊपर नीचे वेरी भी कर सकता है। ठीक है, मान लो अगर पार्शियल प्रेशर यहाँ पहुंच गया 20, किसी सेल में ऐसा था कि पार्शियल प्रेशर 20 था, वहां पे बहुत ज्यादा कमी थी ऑक्सीजन की, तो वो कंडीशन कब आ सकती है, वो कंडीशन आ सकती है अगर कोई सेल एक्सरसाइज कर रही है, एक्सरसाइजिंग सेल में, तो वहां हाईली ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, पार्शियल प्रेशर कम हो गया। तो आप देखो उस केस में अगर हम इसको इधर से मैच करें तो अराउंड मान लो 30 पे पहुंच गया, जो परसेंटेज सेचुरेशन था वो 30 पे पहुंच गया, 98 से 30, कितना डिफरेंस हो गया ये, 8 और 68, यानी कि अब हीमोग्लोबिन ने 68% ऑक्सीजन टिश्यू को दी। पहले कितनी दे रहा था, नॉर्मल कंडीशन में वो सिर्फ 20% दे रहा था। जो नॉर्मल कंडीशन थी ये वाली 40 पार्शियल प्रेशर वाली, वहां पे सिर्फ 20% ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रही थी और टिश्यूज को ट्रांसफर हो रही थी। लेकिन अगर कोई एक्सरसाइजिंग सेल है तो उस केस में 68% ऑक्सीजन, 20 से कितना ज्यादा ऑक्सीजन है ये, इतना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ब्लड ने टिश्यू को ट्रांसफर करी। तो ये बात कहीं ना कहीं सही भी लग रही है ना, क्यों ट्रांसफर करी, क्योंकि वो हाईली डेफिशिएंट सेल थी, उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए थी, इसीलिए ब्लड ने उसको ज्यादा ऑक्सीजन दी। ठीक है, तो ये सारा किसका खेल है, ये पार्शियल प्रेशर का खेल है। सही है, और ग्राफ कहीं ना कहीं ये सही बता रहा है ना, ये यही बता रहा है कि जितना पार्शियल प्रेशर सेल में होगा उसी के हिसाब से क्या होगा, हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होके ऑक्सीजन टिश्यू को ट्रांसफर करेगा। बोलो बात समझ में आई? ग्राफ ऐसा है। हमें 2030 वाला कब होगा? ये कह रहे हैं कि जब पार्शियल प्रेशर कम होगा, पार्शियल प्रेशर कम कब हो सकता है किसी भी सेल में, जब वहां पे क्या है, मान लो यहाँ पे था, यहाँ पे 30 पहुंच गया, कब होगी ये कंडीशन, सेल में जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कब हो सकती है, जब सेलुलर रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, सेल एक्सरसाइजिंग मोड में है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा एफर्ट हो रहा है कि बहुत ज्यादा उसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन जब ज्यादा कब चाहिए होता है, जब सेल क्या कर रही है, एक्स्ट्रा रेस्पिरेशन कर रही है। सही है ना? तो बेसिकली है कि शार्प डिक्रीज का मतलब ये है कि ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही है टिश्यूज को। ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन में क्या है, कम डिसोसिएशन है। जब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ब्लड क्या करेगा, CO2 वो ऑक्सीजन ज्यादा ट्रांसफर करेगा टिश्यूज को। ठीक है, तो इनका ये मतलब है कहने का। अब आगे देखते हैं, ग्राफ समझ में आ गया, दिस इज सिग्मोइड शेप्ड कर्व और इनमें ये फैक्टर्स हैं। अब देखो, अब देखो एक लाइन यहाँ पे तुम्हारी बुक में लिखी है कि ये जो बाइंडिंग है ना, ये क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो ये बाइंडिंग है, ये इफेक्ट किस किस फैक्टर से हो सकती है। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगी, अभी तो हम पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे थे। ये फैक्टर्स किस किस पे इफेक्ट करेगी, पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना है, क्योंकि CO2 की भी एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के लिए। ठीक है, साथ के साथ H+ कंसेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है सेल में। ठीक है, या हम बोल सकते हैं टेम्परेचर, एक फैक्टर हो जाता है, टेम्परेचर कितना है सेल का। सही है, और एक हाइड्रोजन आयन, ये डिलीट कर दूं बाकी पोर्शन, समझ जाओगे? यस मैम। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मतलब एसिडिक? हाँ हाँ, वही मैं लिखने वाली थी। हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन से क्या इफेक्ट होता है, एसिडिटी ना, ब्लड की एसिडिटी इफेक्ट होगी। ठीक है, तो इन सब फैक्टर्स पे क्या डिपेंड करता है, इन सभी फैक्टर्स पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग इफेक्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो हम देखते हैं फैक्टर्स क्या है, ऑक्सीजन बाइंडिंग को जो फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं वो क्या क्या फैक्टर। ठीक है, तो पहली बात हो गई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन यानी कि pH। सही है, और एक हो गया टेम्परेचर। रिपीट ही तो कर रही हूँ, वो वहां पे जो लिखा था वही लिखा है यहाँ पे, ये जो फैक्टर्स लिखे हैं ना ये वाले,
यही तो बताऊंगी अब आगे, ठीक है, यही सेम ही है वो, यहाँ पे भी लिखा है वहां भी लिखा है। अब हम क्या पढ़ने वाले, ग्राफ तो हमने देख लिया, अब देखते हैं फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को। ठीक है, तो पहला है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये तो हमने देख ही लिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का था, एल्वियोलाई के लेवल पर क्या था 104 था पार्शियल प्रेशर, तब क्या हो रहा था एफिनिटी हीमोग्लोबिन की क्या थी, गुड थी, गुड बोल सकते हैं इसको, तो ऑक्सीजन अच्छे से कंबाइन हो रहा था हीमोग्लोबिन के साथ और क्या बना रहा था वो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा था, है ना। और टिश्यू लेवल पर क्या होता, टिश्यू लेवल पर जब पार्शियल प्रेशर कम था, कितना PO2 था, PO2 था सिर्फ 40, तो एफिनिटी कम हो रही थी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी डिक्रीज हो रही थी, तो वो डिक्रीज हो रही थी तो वो डिसोसिएट हो रहा था, डिसोसिएट होके ऑक्सीजन का रिलीज कर रहा था, और रिलीज करने के बाद क्या जा रही थी, ऑक्सीजन टिश्यूज के अंदर जा रही थी। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज क्लियर। दूसरा फैक्टर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। CO2 किस लेवल में प्रेजेंट है सेल में, क्योंकि CO2 भी हीमोग्लोबिन से कंबाइन होती है, ठीक है, वो भी ट्रेवल करती है उसके साथ, तो इस पर डिपेंड करेगा। थर्ड फैक्टर है हमारा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, यानी कि हमारी pH, सही है, और फोर्थ है हमारा टेम्परेचर। तो दो जगह पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आ रही है और जा रही है, एक एल्वियोलाई के लेवल पर और एक कहां पर, टिश्यू के लेवल पर। ठीक है, एल्वियोलाई के लेवल पर क्या होता है, हाई PO2 होता है, ये हमें पता है कितना 104। CO2 कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका कितना होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर ध्यान है 40 45 40 मैम। है ना। ठीक है, तो एल्वियोलाई के लेवल पर इसका कितना हाई है, CO2 का कम है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन भी कम होती है और टेम्परेचर भी कम होता है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, ये फेवर करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, यानी कि हाइड्रोजन वो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने को ये फेवर करेंगे, बाइंडिंग को फेवर करेंगे। ठीक है, लेकिन टिश्यू के लेवल पर ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, ये डिसोसिएट क्यों होता है, क्योंकि वहां पे फैक्टर्स आर डिफरेंट, वहां पे पार्शियल प्रेशर कम है, कितना होता है 40 हो जाता है। ठीक है, हाई PuCO2 का ज्यादा है 45 के आसपास है, तो ये इससे ज्यादा हो गया। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होती है, ठीक है, और टेम्परेचर भी हाई होगा। उस कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो HbO2 बना था वो डिसोसिएट होके ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, और ऑक्सीजन क्या चली जाएगी, ऑक्सीजन टिश्यूज के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये फैक्टर ये फैक्टर्स की वजह से दो इफेक्ट होते हैं, वो इफेक्ट मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। दूसरी एक बात ये याद रखनी है, 100 ml ऑफ ब्लड कितना ऑक्सीजन को कैरी करता है, 5 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना है, 100 ml 5 ml ऑक्सीजन को कैरी करेगा, और आगे हम देखेंगे कि 100 ml 4 ml ऑफ CO2 को कैरी करता है। तो दीज आर द फैक्ट्स, ये आपको ध्यान रखना है, सही है। आगे देखते हैं। अब देखो, मैंने तुम्हें ये बताया, यहाँ पे देखो, जो हमने अभी ग्राफ पढ़ा ना पीछे सिग्मोइड कर्व वाला, सिग्मोइड कर्व वाला जो ग्राफ पढ़ा था, वो ग्राफ डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट होता है, जो हमने अभी देखे। कौन से देखे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर, इन सब फैक्टर्स की वजह से हमारा क्या होता है, ग्राफ राइट और लेफ्ट शिफ्ट होता है। ठीक है, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो पहले तो। ठीक है, ये क्या होगा, ये शिफ्ट होता है ग्राफ। अगर ये ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हो गया सिग्मोइड कर्व, तो इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑफ द कर्व, राइट शिफ्ट ऑफ सिग्मोइड कर्व। ठीक है, और अगर ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी कि लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है, बाकी सेम रहेगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा पोर्शन, इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द कर्व, लेफ्ट शिफ्ट ऑफ सिग्मोइड कर्व। ठीक है,
राइट शिफ्ट ऑफ द कर्व किस वजह से होता है? बोर इफेक्ट की वजह से, बोर इफेक्ट। और लेफ्ट शिफ्ट होता है हेल्डन इफेक्ट की वजह से। ठीक है, ये दो इफेक्ट है, ये आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख लो क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इनमें से पहले आया हुआ है। बोर इफेक्ट क्या होता है? हेल्डन इफेक्ट क्या होता है? देखो यहाँ पे, अगर कहीं पर क्या है, CO2 का कंसंट्रेशन हाई है, सही है, सेल में CO2 का कंसंट्रेशन हाई है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हाई है, तो उस केस में क्या होगा? ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर होगी टिश्यूज को। जो मैंने अभी तुम्हें एक्सरसाइज वाली कंडीशन बताई थी कि अगर कोई सेल एक्सरसाइज में है, वो ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है? सेलुलर रेस्पायरेशन होगा। जब रेस्पायरेशन होगा सेल में, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? CO2 ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। ये CO2 क्या होता है? ये CO2 वाटर के साथ कंबाइन होके कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है, और ये कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, ये ब्रेक होगा H+ और बाई कार्बोनेट आयन में, ठीक है। तो अगर हम एक्सरसाइजिंग सेल में देखें तो एक तो CO2 का लेवल इंक्रीज हुआ क्योंकि वहां पे रेस्पायरेशन ज्यादा है, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हो गई इंक्रीज इन CO2। सेकंड क्या होगा? उसी सेल में ये CO2 वाटर से कंबाइन होकर H2CO3 बनाएगी, वो H2CO3 ब्रेक होगा और H+ प्रोड्यूस करेगा, यानी कि एक्सरसाइजिंग सेल में CO2 भी हाई हो गई और H+ भी हाई अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जब ये दोनों कंडीशन होती है, यानी कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है उस सेल में, और ये दोनों क्या है? ये दोनों हाई अमाउंट में है, तो जहां पे CO2 इंक्रीज होगी वहां पे क्या होगा? हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी विल डिक्रीज, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और जैसे ही उसकी एफिनिटी डिक्रीज होगी, वो क्या करेगा? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में रिलीज करेगा। इसी इफेक्ट को बोलते हैं बोर इफेक्ट, और इस वजह से होता है राइट शिफ्ट ऑफ द कर्व। अब देखो कैसे होता है राइट शिफ्ट। इसमें देखो, ये नीचे वाली लाइन मैम इसको एक और बार रिपीट कर देना। कर रही हूँ, सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, मैंने बताया कि बोर इफेक्ट की वजह से राइट शिफ्ट होता है कर्व में। ये नीचे वाली लाइन जो मैंने अब बनाई है, ये देखना। अभी हमने क्या बोला? टिश्यू लेवल की हम बात कर रहे हैं कि कोई सेल क्या कर रही है? एक्सरसाइज कर रही है, ठीक है, एक्सरसाइज कर रही थी मान लो, तो उसमें कितना था? पार्शियल प्रेशर विल बी, हो सकता है इतना कम भी हो, लेकिन हम 40 की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्मल इसको ऊपर लेके जाए, ये पॉइंट दिख रहा है, ये वाला, दोनों को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं ना एक्स और वाई एक्सिस पे, तो कितना आ रहा है? नॉर्मल कंडीशन में, अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो उस केस में 70% क्या था? 70% सेचुरेशन था ब्लड का, दिख रहा है ये क्या है? परसेंटेज सेचुरेशन है ना, यानी कि 70% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सेचुरेटेड थी, ठीक है। और पहले कितनी होती थी? फुल में 98%। तो कितना परसेंटेज हुआ? 28% सेल को दिया गया, सही है, 28% सेल को ट्रांसफर करा। लेकिन मान लो सेम सेल में पार्शियल प्रेशर, सेल क्या कर रही है? सेल एक्सरसाइज कर रही है, वहां पे CO2 का क्या हो गया? कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, H+ इंक्रीज हो गया, ठीक है। और दोनों कंडीशन होगी, सेल एक्सरसाइज कर रही है तो सेल में क्या होगी? हीट जनरेट होगी, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तीनों फैक्टर समझ आ गए? एक्सरसाइजिंग सेल में होगा ना ये तीनों फैक्टर। CO2 इंक्रीज होगा, CO2 की वजह से H+ इंक्रीज होगा, और एक्सरसाइज की वजह से जब हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो जब ये तीनों फैक्टर प्रेजेंट हैं, तो आप देखो ये कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा कर्व। अब इसी पॉइंट पर अगर हम देखें और इसको हम वाई एक्सिस से ज्वाइन करें, तो हमें कितना सेचुरेशन मिलेगा? हमें अप्रोक्सीमेटली मान लो 50% मिला। जो पहले 70% सेचुरेशन था, वो एक्सरसाइजिंग की मोड में 50% सेचुरेशन हो गया, यानी कि नॉर्मल ब्लड ने पहले तो कितना दिया? पहले 20% ऑक्सीजन वो दे रहा था, ठीक है। ये समझ आ रहा है? ये प्लस माइनस क्या कर रही हूं मैं, बोलो? ये क्या था? ये यहां से उठा रहे हैं, ये फिगर जो इधर लिखे हुए हैं, मेरे हाथ भी नहीं दिख रहा होगा, इधर जो लिखे हैं ना 98%, एक्स एक्सिस पे देखो, 98% कौन सा था? एल्वियोलाई के लेवल पर था ना, 98% ब्लड के पास ऑक्सीजन थी,
लेकिन जब वो टिश्यू के लेवल पर आया तो उसके पास कितना बचा 70%, वही मैंने यहाँ लिखा है, तो -1 के क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट 28 आएगा ना, ठीक है। और अगर वही सेल एक्सरसाइज कर रही है तो 50% हो गया, 98 - 50 तो कितना बचा, ये 8, और ये कितना हो गया 48%। तो आप ये देखो इसमें कि अगर कोई सेल एक्सरसाइजिंग कंडीशन में है और उसमें ये सारे फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, अगर सेल में ये फैक्टर्स कहीं से जनरेट हो रहे हैं तो उस कंडीशन में 48% ऑक्सीजन किसको ट्रांसफर होगी, ऑक्सीजन टिश्यूज को ट्रांसफर होगी। समझ आई ये बात? नॉर्मल से अलग है, नॉर्मली क्या हो रहा था 28% जा रही थी बस, जब CO2 हाई नहीं था, टेम्परेचर हाई नहीं था, कुछ भी हाई नहीं था। लेकिन जब एक्सरसाइजिंग वाली कंडीशन है तो क्या हो रहा है, वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही है, ऑक्सीजन ज्यादा डिसोसिएट हो रही है हीमोग्लोबिन से, ठीक है। समझ आई बात? ये येलो में देखो, येलो में भी वही चीज लिखी है, ठीक है, कि डिसोसिएट क्यों हो रही है ज्यादा, क्योंकि उसकी एफिनिटी डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे CO2 का लेवल बढ़ेगा, CO2 भी हीमोग्लोबिन से कंबाइन होना चाहती है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करती है, जैसे CO2 इंक्रीज होगी ना, एक बात यहाँ पे बताती हूँ तुम्हें, जैसे हीमोग्लोबिन है हमारा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से भी कंबाइन होता है, CO2 से भी कंबाइन होता है, और H+ से भी कंबाइन होता है। अब ये तीनों की हीमोग्लोबिन पर, इन तीनों के लिए साइट्स हैं। हीमोग्लोबिन क्या एक प्रोटीन है, उसके लिए कहीं ना कहीं बाइंडिंग साइट होगी ना, तो हीमोग्लोबिन के लिए जो ऑक्सीजन की साइट है वो अलग है और ये अलग है। जैसे ही इनका नंबर इंक्रीज होगा, ये भी इससे बाइंड करना चाहेंगे ना, और मान लो हीमोग्लोबिन से CO2 बाइंड हो गया, ठीक है, जब इसका नंबर इंक्रीज हुआ तो ये कंपीट करके क्या करेगा, हीमोग्लोबिन से बाइंड होना चाहेगा। सिमिलरली H+ भी बाइंड होना चाहेगा। तो होता क्या है, जैसे ही हीमोग्लोबिन से बाइंड होंगे ना, ये हीमोग्लोबिन में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस करेंगे, उसके थोड़े स्ट्रक्चर को ना हिला देंगे, और स्ट्रक्चर के हिलते ही ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो रहा था वो डिसोसिएट होना शुरू हो जाएगा। जो पहले उसने उसको पकड़ के रखा था उसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। अब वो उसको इतना टाइटली होल्ड नहीं कर पाएगा, तो जैसे ही वो लूज होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, और डिसोसिएट होकर कहाँ जाएगा, फिर टिश्यूज में जाएगा। समझ आई ये बात? यस मैम। ठीक है। अब देखो, मैंने इतनी कथा तुम्हें बता तो दी, लेकिन इतना कुछ याद ज्यादा नहीं रखना है। तुम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये याद रखो यहाँ पर कि बोर इफेक्ट में क्या होता है, जो हमारा सिग्मोइड कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट होता है, और सिमिलरली एक होता है हेल्डन इफेक्ट, दिस वन। इसमें क्या होता है, इसमें कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ, मतलब ये वाला जो है, इसमें ऑपोजिट कंडीशन है। इसमें क्या है, इसमें ऑपोजिट कंडीशन है, यहाँ पे CO2 इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। बोर इफेक्ट में क्या हो रहा था, ये बोर इफेक्ट की कंडीशंस है, बस नाम याद रख लो। H+ इंक्रीज हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं बोर इफेक्ट। और कर्व कैसे शिफ्ट होगा, कर्व शिफ्ट होगा राइट की तरफ, सही है। उसके ऑपोजिट होता है हेल्डन इफेक्ट, उसमें क्या होगा, उल्टा है, देखो सारा, टेम्परेचर डिक्रीज, pH क्या होगा, H+ डिक्रीज, और क्या होगा हमारा, CO2 विल डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिसोसिएशन कम हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल से कम डिसोसिएट होगा। जो पहले 70% डिसोसिएशन हो रहा था, हीमोग्लोबिन रिलीज हो रहा था ऑक्सीजन से, वो अब क्या होगा, मान लो वो सिर्फ 85% होगा, ठीक है। तो ये इसका ऑपोजिट है, हेल्डन इफेक्ट में जो कर्व शिफ्ट होता है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट भी बोलते हैं इसको। तो बस आप ये दो चीजें, एक तो नाम याद रख लो, और कर्व किधर शिफ्ट हो रहा है वो याद रख लो। ये याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बुक में आपके ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बुक में आपके, बस ये एक लाइन लिखी है कि फैक्टर्स लाइक दिस एंड दिस अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। तो ये पूरी बाइंडिंग जो इफेक्ट होती है वो बोर और हेल्डन इफेक्ट की वजह से होती है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं जाना है डीप में, सिर्फ बोर इफेक्ट क्या है और हेल्डन इफेक्ट क्या है नाम से याद रखो, सही है। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो। बाकी मैंने तुम्हें ज्यादा पढ़ना है तो मैंने इसमें यस मैम। स्लाइड में ये सब डाला है मैंने कि किसमें क्या होगा, एक बार ही देख लेना, यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है, लेकिन ज्यादा डीप में मत जाना। मैम हेल्डन इफेक्ट कब होता है? कौन सा? हेल्डन इफेक्ट
कौन सा? मैम हेल्डन इफेक्ट। हेल्डन इफेक्ट ऑपोजिट कंडीशन में होगा, उसमें जिसमें CO2 का लेवल मान लो डिक्रीज हो गया, ठीक है, मान लो सेल रेस्टिंग कंडीशन में या कोई डिजीज्ड कंडीशन है, उस कंडीशन में भी हो सकता है, ठीक है, CO2 विल डिक्रीज। या आपका हो सकता है मान लो सेल का pH टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, सही है, उस कंडीशन में हो सकता है। ऑपोजिट कंडीशन है ये बिल्कुल। ये तो एक्सरसाइजिंग वाली होगी। ये क्या हो सकती है, एक तरीके से रेस्टिंग मोड, या हो सकता है कोई डिजीज्ड कंडीशन हो, ठीक है। और बेसिकली ये किसको इफेक्ट करता है, ये CO2 पे ज्यादा डिपेंड करता है। CO2 जैसे ट्रेवल करता है ना, CO2 उससे कंबाइन होगा ब्लड से, तो वो क्या बनाता है, वो बनाएगा कार्बामिनोहीमोग्लोबिन और बाइकार्बोनेट आयंस। तो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्मेशन पे ज्यादा इफेक्ट होता है कि हेल्डन इफेक्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है, CO2 के लेवल पे ज्यादा इफेक्ट करता है वो। सही है जी। तो यस ये, मैम। हाँ, तो बेसिकली हमने ये देखा कि ऑक्सीजन विल ट्रेवल एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के पीछे क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इतनी बात हमने देख ली। अब आते हैं CO2 के ट्रांसपोर्ट पे। CO2 का ट्रांसपोर्ट बेसिकली 3 टाइप से होता है। फर्स्ट इज, इसमें बहुत ज्यादा दिया हुआ है स्लाइड में, ज्यादा डीप में मत जाना, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब देखते हैं CO2 का ट्रांसपोर्ट। 3 तरीके हैं। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड कब बनता है, जो हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन से CO2 प्रोड्यूस हुई सेल में, वो CO2 क्या करेगी, वो वाटर से कंबाइन होती है, ठीक है, वाटर से कंबाइन होके वो बनाएगी H2CO3। दिस इज कार्बोनिक एसिड। वो डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगी, वो क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड बनाएगी। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है, ये स्टेबल नहीं है, ये फटाफट डिसोसिएट हो जाएगा H+ और बाई कार्बोनेट आयन में, ठीक है। तो या तो थोड़ा सा तो ऐसे भी ट्रेवल करेगा, लेकिन बाकी मोस्टली क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा। तो ये जो बाई कार्बोनेट आयन आया, ये ट्रेवल करेगा मोस्टली, ठीक है। तो 2 फॉर्म हमें मिल गई, कार्बोनिक एसिड और बाई कार्बोनेट, दोनों इसी से बनेंगी, ठीक है। थर्ड है हमारी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होगा, CO2 डायरेक्ट हीमोग्लोबिन से कंबाइन होके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। ये बड़ा टंग ट्विस्टर टाइप का है नाम, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या ध्यान रखना है, जो ये बनता है ना कार्बोनिक एसिड, ये कौन से एंजाइम की वजह से बनता है, ये बनता है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस की वजह से। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम आरबीसीज में या ब्लड में बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यही क्या करता है, फिर आगे इसको डिसोसिएट करेगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म्स में हमारी CO2 प्रेजेंट होगी, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में भी और बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में भी। और ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है ये, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ये आगे पीछे क्या होगा, इसका मोड चेंज होता रहेगा। कार्बोनिक एसिड भी बन सकता है और बाई कार्बोनेट आयन भी बन सकता है। एंजाइम का नाम इज हाईली इंपॉर्टेंट, ये 25 बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा एंजाइम इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखते हैं कितना परसेंटेज ट्रेवल होता है। देखो ये डायग्राम है सेम वही चीज का जो मैंने अभी तुम्हें बताया, कि पहले में क्या हो रहा है, CO2 और वाटर कंबाइंड हुए कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में, और ये क्या बना, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो गया बाइकार्बोनेट आयन में और H+ आयन में, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट जो बनता है आरबीसीज में, ये कहाँ चला जाता है, ये प्लाज्मा में चला जाता है, ये सेल में नहीं रहेगा, आरबीसी से निकल के ये ब्लड प्लाज्मा में चला जाएगा, ठीक है। और ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रेवल करेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि CO2 हीमोग्लोबिन से कंबाइन होके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, ठीक है। तो ये 2 कंडीशंस हमने देख ली। थर्ड पॉइंट ये है कि जब ये बाइकार्बोनेट बना तो आरबीसी के अंदर था, ये रेड क्या दिख रही है, रेड ब्लड सेल है ना, ये बना ये आरबीसी के अंदर था, लेकिन ये आरबीसी से निकल के कहाँ आ गया, ये आ गया प्लाज्मा में, ब्लड के प्लाज्मा में, ठीक है। अब तुम देखो जैसे ये नेगेटिव आयन बाहर आता है ना, ये क्या है, ये नेगेटिव आयन है, HCO3 नेगेटिव है ये, तो एक तरीके से आरबीसी का जो आयनिक बैलेंस है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे H+ बढ़ गया, क्योंकि ये डिसोसिएट होता रहेगा, H+ बढ़ता रहेगा,
और CO3 माइनस होते रहेंगे तो ये H+ का कंसेंट्रेशन एक तरीके से आयनिक बैलेंस क्या होगा, आरबीसी का डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको मेंटेन करने के लिए जैसे ही बाइकार्बोनेट आयन बाहर जाता है, क्लोराइड आयन सेल के अंदर आता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, बुक में नहीं दिया हुआ, जैसे बोर इफेक्ट, हेल्डन इफेक्ट, बस नाम पता होना चाहिए कि ये कहां पर होते हैं। ठीक है, तो बोर इफेक्ट देखा हमने, हेल्डन इफेक्ट देखा, एक होता है ऐसी क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट का पर्पस क्या है, आयनिक बैलेंस को या इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को आरबीसीज के मेंटेन रखना। सही है, क्लोराइड शिफ्ट को ही हम हैमबर्गर फिनोमेना भी बोल देते हैं। ठीक है, हैमबर्गर फिनोमेना। सही है, तो ये छोटी सी बात याद रखना। अब ये याद रखना है इसमें बेसिकली कि कितना परसेंटेज ऑफ आयन CO2 में किस किस फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है, अगर हम कार्बोनिक एसिड की बात करें तो 7% CO2 कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये याद रखने हैं दोनों के, CO2 के भी और किसके, ऑक्सीजन के भी। तो ये परसेंटेज याद रखना। ठीक है, 7% ट्रेवल करेगी एज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ही डिसोसिएट होके क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो वो कितना होता है, वो होता है ऑलमोस्ट 70%। जो मेजर पोर्शन है CO2 का, वो कैसे ट्रेवल करता है, वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रेवल करता है। ये जो बना है, दिस इज बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, और ये कहाँ चला जाएगा, ये प्लाज्मा में चला जाएगा, जो अभी पीछे मैंने तुम्हें डायग्राम में दिखाया था। जब ये बाहर जाएगा, क्लोराइड अंदर आएगा, और उसी को बोलते हैं हम क्लोराइड शिफ्ट। दूसरी बात आपको याद रखनी कि एंजाइम कौन सा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, यही इसका फॉर्मेशन कंट्रोल करता है और डिसोसिएशन भी यही कंट्रोल करता है। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, तो ये प्रॉपर एक तरीके से नहीं बनेगा, ये बार बार डिसोसिएट होता रहेगा। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कि H+ का कंसेंट्रेशन कितना है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन सेल के अंदर कितना प्रेजेंट है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे इनका बनना और ब्रेक होना डिपेंड करेगा। सही है, लास्ट में क्या है, लास्ट में ये चीज है बस जो मैंने तुम्हें पीछे बताया कि 100 ml ऑफ ब्लड विल कितना ले जाएगा, 4 ml ऑफ CO2 को एक बार में लेके जाता है। ठीक है, 2-4 बातें ये याद रखनी है। अब क्या है और, मैम 5 ml। नहीं CO2 की बात कर रही हूँ मैं, देखो यहाँ लिखा है, यही बता रही हूँ, 4 ml ले जाते हैं। है ना, 5 इसमें वो ml ऑक्सीजन था। हाँ 5 ml ऑक्सीजन है और 4 ml कितना है, CO2। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन फैक्ट से भी आते हैं। एक तो परसेंटेज, कितना परसेंट में क्या ट्रेवल हो रहा है वो याद रखना, ये ml कितना है, हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल्स को कैरी कर रहा है, 4, वो सब चीजें ये याद रखनी है। ठीक है, ये बचा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ये क्या है, ये सिंपली कितना है, 20 से 25% CO2 डायरेक्ट हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। ठीक है, ये थर्ड तरीका है। तो CO2 3 तरीके से ट्रेवल कर रही है और ऑक्सीजन 2 तरीके से। सही है, अब बोलो, बताओ जी। ठीक है, ये क्लोराइड शिफ्ट है जो मैंने तुम्हें अभी लास्ट में बताया था कि बाइकार्बोनेट आयन, जब ये वही चीज बनी है, देखो बाइकार्बोनेट क्या हुआ, ये सेल से बाहर आ गया प्लाज्मा में, अब ये बाहर आएगा तो एक क्लोराइड आयन हमारा अंदर चला जाएगा टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द आरबीसीज। ठीक है, क्लियर है, ज्यादा डीप में नहीं जाना। अब तुम करना क्या, पहले अपना पढ़ना एनसीईआरटी में से चैप्टर। ठीक है ना, एनसीईआरटी में से ये पोर्शन पढ़ के देखना, उसमें से जो जो पॉइंट्स नहीं समझ आएंगे फिर उसको स्लाइड में